हेलो, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री होगा और उस लेसन है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम उसमें इसके पहले हम इस अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है क्या, अभिक्रिया क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, और मतलब ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया क्या है, और जो है ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया क्या है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। मतलब इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जो है हमने इसके पहले पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के बारे में मैंने पढ़ा उसमें, जिसमें कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या इसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और अपकरण को हम क्या बोलेंगे, अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और अपकरण अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। तो हम इसी को जो है आज हम दैनिक जीवन में इसका ऑक्सीकरण अपकरण का क्या यूज है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव। इसका आखिर जो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा एक भोजन का पचना। जो हमारे शरीर में जो भोजन जो हमारे शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है, ये भी जो हमारे ऑक्सीकरण अपकरण के ही प्रभाव के कारण होता है। तो हम हमारे शरीर में भोजन का पचना, जब हम भोजन में, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन में जो है मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं और ये पाचन की क्रिया में अवघटित, जब हमारे शरीर में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में जो पहले जो है मुख में प्रवेश होता है, मुख से मुख गुहा में, उसके बाद ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है। और वहां जो है भोजन जो अवघटित होकर, मतलब भोजन जब टूट जाता है, अवघटित होना मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूटकर जो है ग्लूकोज बनता है। और जो शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है, और इसके द्वारा जो है ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत मतलब श्वसन से प्राप्त, मतलब हम जो श्वसन से कौन सी गैसों का प्राप्ति करते हैं, ऑक्सीजन। हम श्वसन जो है हम श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। और ये ऑक्सीजन जब होता है तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सही ढंग से हो पाता है, इसी ऑक्सीजन की वजह से। और श्वसन से हम जो श्वसन से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीकृत होकर ये भोजन जो है, जब हम भोजन, चूंकि हम जानते हैं भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, और ये भोजन पाचन की क्रिया में जब हमारे आमाशय में भोजन या प्रवेश करता है, तो वहां भोजन जो है, क्योंकि हम जब मुख से मुख गुहा में प्रवेश कराते हैं भोजन, तो यहाँ भी जो है भोजन जो है कई कई टुकड़ों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। यहाँ दांत की मदद से और जीभ की मदद से जो है, यहाँ उपस्थित लार की मदद से उस भोजन को क्या करते हैं, उस भोजन को जो है, और दांत की मदद से उस भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभक्त कर देते हैं आवश्यकता अनुसार। और उसके बाद जो है अब उस भोजन को जो आगे की ओर हम भेजते हैं, और ग्रास नली के माध्यम से वो भोजन हमारे आमाशय में जाता है। और आमाशय में ये जो है अवघटित होकर यहाँ जो है पाचन, यहाँ जो है क्रिया, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होते हैं, और ये वहां जो है क्रिया करके इस भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, और वहां जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा जो है मतलब इस भोजन को, जो भोजन अवघटित हुआ, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब उपस्थित है, उस ऑक्सीजन द्वारा जो है ऑक्सीकृत होकर वह भोजन जो है CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की जो है क्षमता आ जाती है, फिर ऊर्जा आ जाती है। तो हमारे दैनिक जीवन में भोजन का पाचन, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीकरण अपकरण के ही उदाहरण है। अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा हम भोजन का पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बोलना है ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि भोजन में जो है मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और यह पाचन की क्रिया में अवघटित होकर जो है ग्लूकोज बनाता है। और हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, या भोजन जो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जो है या CO2 और ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, कार्य करने की क्षमता और बल प्राप्त हो जाता है, इसी भोजन की मदद से, ठीक है। हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा कैसे प्राप्त हो जाती है, तो बोलना है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और हम क्या जानते हैं, हमें जो है, हम जब भोजन करेंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, जीवित रह पाएंगे। हमारे लिए भोजन क्या है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो भोजन में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और यह पाचन की क्रिया में जो है, यह कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन की क्रिया में अवघटित होकर जो है किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है।
ठीक है। ग्लूकोज और शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस प्रकार जो हम किसी प्रकार हमारे शरीर में जब ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है, जब हम भोजन करते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जब हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है तो हम किसी भी कार्य को सही ढंग से हम कर पाते हैं। और किसी भी, चाहे हम किसी भी कार्य को करें, पढ़ें लिखें या फिर किसी भी प्रकार का कार्य करें, मानसिक कार्य करें या फिर शारीरिक कार्य करें, तो फिर क्या होता है, उस जब हमारे शरीर को जब ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो हम किसी भी कार्य को सही ढंग से हम कर पाते हैं। ठीक है। और इसमें उसी प्रकार जो है, इसमें जो है ऊर्जा की लास्ट में क्या होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ग्लूकोज और ये क्या ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या ऊर्जा और ये क्या है, जल है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन हम क्या देखते हैं, आम दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं, गर्मी के मौसम ऐसा प्राय देखा जाता है कि हम अगर कई घंटों तक अगर भोजन को हम मतलब खुले वायु में छोड़ देते हैं, उसको ढककर नहीं रखते हैं या फिर जो है सही ढंग से उसको जो है नहीं रखते हैं, तो वह भोजन जो है दुर्गंधित हो जाता है। उससे जो है विशेष प्रकार की अप्रिय गंध आने लगती है जो हमारे लायक नहीं होता है। तो ये सब जो भोजन जो हमारे घर में रखे भोजन जो कभी कभी जो है दुर्गंधित हो जाता है, तो ये जो उससे जो अप्रिय गंध आने लगती है, ये सभी कारण जो है ये ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव के कारण ही जो है वह उस भोजन में क्या होता है, गंध आने लगता है। तो क्या है, हम देखते हैं, तो भोजन को जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो काफी अधिक लंबे समय तक जब छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वासी भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वासी भोजन। जब हम भोजन को काफी लंबे समय तक जब हम इस भोजन को जब हम छोड़ देते हैं तो उस भोजन से जो है एक प्रकार का गंध आता है, दुर्गंध आने लगती है और वह हमारे जो है हमारे लिए वह प्रिय नहीं होता बल्कि अप्रिय हो जाती है। तो इस भोजन को हम क्या बोलते हैं, वासी भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मुख्य यह मतलब यह जो दुर्गंध आया इस भोजन में, जो अप्रिय गंध हमें आई, आखिर यह अप्रिय गंध हमें किस कारण से आई, मतलब इसका भी कुछ रीजन है। आखिर यह जब हम कुछ लंबे समय तक जो भोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो गंध, आखिर गंध आने का क्या कारण, क्या रीजन है। ठंडी मौसम में भी, मतलब ठंडी मौसम में अधिक समय तक अगर रखते हैं तो फिर खराब होता है, लेकिन गर्मी मौसम में देखा जाए प्राय तो शाम का बनाया भोजन अगर सुबह का बनाया भोजन अगर हम शाम को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये सुबह 8 बजे 9 बजे बना भोजन, तो शाम को हम 6 बजे 7 बजे तक देखते हैं, तो भोजन से जो है एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है और वह भोजन जो है खाने लायक नहीं रह जाता और वह भोजन जो है अप्रिय हो जाता है, हमारे लिए प्रिय नहीं होती है। मतलब हम उस भोजन को जो है हम जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उस भोजन को जब हम करते हैं तो फिर जो है हमारे लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, इसलिए उस भोजन को जो है खाने की सलाह नहीं दी जाती है। तो इसका कारण क्या है, दुर्गंध जो इस भोजन में आया, मतलब भोजन को दुर्गंधित होना, इस भोजन में जो दुर्गंध आता है आखिर ये किन कारणों से होता है, इसका भी कुछ रीजन है, इसके पीछे भी कुछ कारण है और तो हम उसको देखते हैं। तो भोजन जब खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक जब छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है और इसे बासी भोजन कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा, भोजन जब हम बनाते हैं उसमें क्या होता है वसा उपस्थित होता है और उस भोजन में जो है तेल उपस्थित होता है। जब ये भोजन में उपस्थित वसा या फिर तेल जो है, क्योंकि हम खुली वायु में रखें, उसको हम ढककर सही से जब नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है, ये वसा और तेल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। जब ये भोजन जब हम खुली वायु में, मतलब हवा को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, जब इस भोजन को, ये भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के बाद जो है वायु के ऑक्सीजन द्वारा, मतलब काफी समय बाद जो है जो भोजन में उपस्थित वसा होता है और तेल जो होता है, काफी लंबे समय बाद जो है वायु के ऑक्सीजन द्वारा, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिलकर, उसके साथ संयोग कर, उसके साथ जब वो संयोग करता है तो वो जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके हमें गंध जो है, स्वाद, गंध बोलो, उनका गंध जो है या फिर स्वाद जो है अप्रिय हो जाते हैं, जो हमारे लिए जो है खाने लायक वह नहीं रह जाता है। तो भोजन तो हम तब इसके पीछे हम इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे पूछा जा सकता है कि भोजन जो है दुर्गंधित क्यों होता है, भोजन दुर्गंधित क्यों हो जाता है। जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो यह जो है भोजन से कुछ दुर्गंध आने लगता है, इस भोजन को हम क्या बोलेंगे, वासी भोजन कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वासी भोजन कहेंगे। और इसका मुख्य कारण, इससे दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जब हम भोजन को बनाते हैं तो उसमें उपस्थित क्या होता है, वसा और तेल होता है, और ये वसा और तेल जो है काफी लंबे समय तक वायु के साथ संयोग रहने के कारण जो है यह ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु के ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वायु के साथ संयोग करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध, मतलब उस भोजन के गंध जो है क्या हो जाता है,
अप्रिय हो जाते हैं, उसका स्वाद जो अप्रिय हो जाता है, वह भोजन मेरे लिए जो है खाने लायक नहीं रह जाता। आखिर हम इस भोजन को, जब ये भोजन दुर्गंधित हो जाता है, आखिर हम भोजन को हम लंबे समय तक रखें कैसे? आखिर यह कैसे हम इन भोजन को जब हम खुली वायु में जब हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये दुर्गंधित हो जाता है। आखिर इस भोजन को हम रखने का भी कुछ नियम है। उस भोजन को जो हमें जो है ढक कर रखना चाहिए, वायुरुद्ध जगह पे रखना चाहिए, जहां वायु ना पहुंच पाए। वायुरुद्ध मतलब क्या? जहां वायु ना पहुंच पाए। मतलब इन भोजन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? भोजन को दुर्गंधित होने बचाने के लिए हम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो भोजन को दुर्गंधित होने से जो है, हम इन भोजनों को जब हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वहां जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार वहां जो है वह भोजन क्या होता है, वह जब ऑक्सीजन के साथ वह भोजन, क्योंकि भोजन में वसा और क्या होता है, तेल मौजूद होता है, जब वसा और तेल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तभी वह ऑक्सीकृत होगा, अन्यथा ऑक्सीकृत नहीं होगा, अन्यथा वह खराब नहीं होगा। अगर हम देखते होंगे घर में आमतौर पर, जब हम मान लो कि जब हम कच्चे फल वगैरह लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कारण क्या है कि वहां जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और वह भोजन जो है, वह फल जो है, वह क्या होगा, खराब नहीं होगा। जब ऑक्सीजन के साथ वह जब संयोग करेगा, तभी जो है वह क्या होगा, वह खराब होगा, अन्यथा वह क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, भोजन को दुर्गंधित होने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन को वायुरुद्ध स्थानों पर रखेंगे, और आइए लिखेंगे, भोजन को जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जहां जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अगला क्या है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में, ये चीज ठीक है। वसायुक्त भोजन को में एक विशेष प्रकार पदार्थ सिट्रिक, जिसे एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। वसा भोजन में एक वसायुक्त भोजन, अगर कोई वसायुक्त भोजन है, ठीक है, वसायुक्त भोजन है, तो उस भोजन में जो है एक प्रकार का दवा आता है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, ये मतलब अम्ल है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। अगर कोई वसायुक्त भोजन है जिसमें तेल की मात्रा अधिक है, वसायुक्त किसको बोलेंगे, जिसमें तेल की मात्रा क्या है, जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो, उस भोजन में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर भी हम इसको सिट्रिक अम्ल, हाँ, जिसे मतलब सिट्रिक अम्ल ही होता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अगर इस वसायुक्त भोजन में इन चीजों को अगर हम मिला देते हैं, तो भोजन जो है ऑक्सीकृत होने से क्या होता है, बच जाता है। जब ऑक्सीकृत होने से बच जाएगा, फिर क्या होगा, वह भोजन क्या होगा, दुर्गंधित नहीं होगा। तो हम दुर्गंध युक्त भोजन किसको बोलेंगे, जो भोजन जब कभी खुली वायु में रख दिया जाता है, तो विभिन्न प्रकार का तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, भोजन दुर्गंधित, जैसे उस भोजन का गंध जो है और स्वाद जो अप्रिय हो जाता है। इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहेंगे, दुर्गंधित भोजन। और दुर्गंधित भोजन को जो है सड़ने गलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है, वायुरुद्ध बर्तनों में रखेंगे, और उसमें जो है वसायुक्त जो जब वसायुक्त भोजन हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिट्रिक अम्ल अर्थात क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिससे वह भोजन जो है ऑक्सीकृत होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस प्रकार हम क्या करें, भोजन को दुर्गंधित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। उसको क्लोज बंद करो, थोड़ी बंद कर लो। कहाँ बताए थे, हाँ, अरे आवाज मत करो। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय, तो अभी हमने बताया कि भोजन को दुर्गंधित होने से जो है बचाने के लिए हम क्या करेंगे, दुर्गंधित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय जो इस प्रकार है, ठीक है। तो पहला है, घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी जो है ऑक्सीजन को कम किया। जब ऑक्सीजन कम होगा, तो वो भोजन में जो है खुद ब खुद जो है वह भोजन जो है, उस भोजन में जो है दुर्गंध नहीं आएगी, और वह भोजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिय होगा। वो हमारे लिए जो है वह भोजन उसका स्वाद भी अप्रिय नहीं होगा। अगर भी अप्रिय वह भोजन का स्वाद नहीं होगा, तो हमारे लिए जो है वो भोजन भी सुरक्षित रहेगा, और हम उस भोजन को क्या होगा, हमारे लिए वो खाने लायक रह जाएगा। तो ऑक्सीकरण को जब हम किस प्रकार हम ऑक्सीजन को कम करें, उसके उपाय को जो हमें ढूंढना चाहिए, ताकि जो भोजन वह खराब ना हो। आवाज नहीं करना है। तो पहला उपाय है क्या, कि भोजन को जो है आमतौर पर हम घरेलू घरों में आज हम आमतौर पे देखते हैं कि इस आधुनिक युग में जो हम देख रहे हैं, इस तकनीक के युग में जो हम देख रहे हैं कि घर घर जो हम देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर घरों घरों में जो है आ गया है। और उस भोजन को जो है, जब वह भोजन जिस भोजन में अधिक वसा की मात्रा होती है, तो हम देखते हैं कि उस भोजन को जो है रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, मतलब फ्रिज में रख दिया जाता है, और वह वहां जो है
वायु, वह स्थान जो होता है वायुरुद्ध होता है, ध्यान दो, वह स्थान जो है वायुरुद्ध होता है, वहां जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से जो है वह भोजन जो है उस भोजन के साथ जो है उस वसा के साथ जो है ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिस कारण वह भोजन का स्वाद जो है खराब नहीं होता, उस भोजन को जो है फिर वह हमारे लिए जो है खाने लायक रह जाता है। तो पहला क्या है, रेफ्रिजरेटर में रखकर बोल देंगे। दूसरा जो है भोजन को वायुरुद्ध बर्तन, मतलब एक ऐसा बर्तन का चयन करना होगा हमें, एक ऐसे बर्तन का चयन करना होगा हमें जो कि वायुरुद्ध हो, मतलब कहने का मतलब कि जहां जो है वायु जो है नहीं पहुंच पाए, वहां जहां जो है वायु जाने से वंचित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायुरुद्ध। मतलब भोजन को रखना है बर्तन में, बट भोजन को रखना है बर्तन में, बट वह भोजन जो बर्तन जो होना चाहिए वायुरुद्ध होना चाहिए, यहाँ की हवा नहीं पहुंच पाए। तो वायुरुद्ध बर्तनों में जब हम भोजन को रखें तो भी हम ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं। वसायुक्त भोजन को, अरे वसायुक्त भोजन में एक प्रकार का पदार्थ, जब वसायुक्त भोजन हो तो उसमें एक प्रकार का पदार्थ मिला जाता है सिट्रिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अगर एंटीऑक्सीडेंट उस वसा भोजन में मिला देते हैं तो भी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार जो है हम भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। किसी कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। तो आगे और भी ये सब जितना भी उदाहरण है ये सब ऑक्सीजन अपकरण के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ अगला उदाहरण आ जाता है, भोजन का पहला क्या हुआ, भोजन का पचना, ठीक है। और दूसरा क्या हम बताए, दूसरा क्या बताए, भोजन का पचना, और दूसरा क्या बताए, भोजन का दुर्गंधित होना, ये भी जो ऑक्सीजन अपकरण के उदाहरण है। और तीसरा है संचारण, ठीक है। संचालन जो है प्रकृति में होने वाले ऑक्सीजन अपकरण के उदाहरण है। हम इन चीजों के बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे, आगे धातु अधातु चैप्टर है उसमें हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें हम आमतौर पर अगर देखा जाए लोहे की बनी वस्तु को अगर हम खुली वायु में छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ध्यान दो, जब हम लोहे की बनी वस्तु को हम खुली वायु में जब छोड़ देते हैं, हम कहीं बाहर छोड़ देते हैं, और जब वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उस भूरे रंग को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धीरे धीरे जब वह जंग, धीरे धीरे वो जब उसमें जो है जब इसकी परत मोटी होती चली जाती है तो वह लोहा जो है कमजोर हो जाता है और लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जंग, हाँ भार बढ़ जाता है लोहे का, हाँ चूंकि वहां जो ऑक्सीजन हुआ है वायु के संपर्क में ये गया और ऑक्सीकृत होने के कारण जो है उसके ऊपर जो है लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, देख, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बोलता है, क्या हो जाता है, और वह लोहा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ऐसा देखा होगा कि लोहे में जब ये जंग लग जाता है तो उसके ऊपर जो है एक मोटी परत चढ़ जाता है, जिस कारण अगर लोहा को हम अधिक समय से अगर उसमें जंग लगाए बहुत लंबे समय तक तो उसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है संचारण होगा, इसके बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे। हम थोड़ा कुछ इसके बारे में बता देते हैं, बता दिए कि संचारण भी जो है, ठीक है, संचारण भी जो है ये ऑक्सीजन अपकरण के उदाहरण है। दहन की क्रिया की बात की जाए ये भी ऑक्सीजन अपकरण के उदाहरण है, ठीक है। दहन की क्रिया जो है, दहन की क्रिया कब होगा, ऑक्सीजन अपकरण, जब इसमें ऑक्सीजन जब पहुंच पाएगा तभी दहन की क्रियाएं हो पाएगी, अन्यथा दहन की क्रियाएं नहीं हो पाएगी। तो उदाहरण हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक दिया है और उसको अगर हम जलाते हैं, ठीक है, एक दिया है उसको अगर हम जलाते हैं तो अगर इसको हम ढकने का प्रयास करते हैं उस दिए को, तो क्या होता है उसका जो है लौ जो है इधर उधर होने लगता है। मतलब इसके क्या है, वहां जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है, ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती है। जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, पहुंच पाएगा, वहां जो है दहन की क्रियाएं भी क्या होगा, संभव नहीं है। दहन की क्रिया जो है ऑक्सीजन अपकरण के ही क्या है, प्रभाव, उदाहरण है, ठीक है। तो हम आगे अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में।